चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। तो चलिए अब अपना क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने के पहले सबसे पहले हम लोग पीछे के टॉपिक्स का जिक्र करते हैं जो हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं। तो जस्ट इसके पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर? ओमिक कंडक्टर क्या होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है। फिर आपने देखा रेजिस्टेंस क्या होता है, कि रेजिस्टेंस हम किसे कहते हैं, व्हाट इज रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस का यूनिट, रेजिस्टेंस का डायमेंशन और रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है और किन किन क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। तो इन सब सारे टॉपिक्स के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़े थे ना। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए अपना कॉपी और पेन निकालें, क्योंकि साहब पहले भी हम हर एक में करीब करीब आपको बोल ही देते हैं कि जब भी आप क्लास देखने के लिए बैठें, पढ़ने के लिए बैठें, तो अपने कॉपी और पेन को अपने साथ रखें ताकि आप उसे अच्छी तरीके से लिख पाएँ। क्लियर? तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा कि रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ ही लिए थे। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस की लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है। क्लियर? तो ना देखिए लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब हुआ आपका प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम, जैसा कि हमने पीछे वाले क्लास में ही देखे थे कि रेजिस्टेंस जो है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती है। तो वो आपका क्या क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है और ना तो इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड किस पे करती थी, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड नेचर। तो पहला जो दो था आपका, ये क्या था, शेप, लेंथ और एरिया। हम इसे शेप भी बोल सकते हैं कि शेप ऑफ कंडक्टर। और दूसरा ये नेचर पे डिपेंड करती है और उसी पर बेस्ड आपका लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है। कि जैसे आप देखें यहाँ पर कि ये अपना एक कंडक्टर है। क्लियर? तो ये आपका एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ कितना है, तो इस कंडक्टर का लेंथ आपको L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है। तो ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, वो L के प्रोपोर्शनल होता है। L के प्रोपोर्शनल होता है, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं कि R क्या है आपका, R इज प्रोपोर्शनल टू L। एंड दूसरा आपको कहता है कि इट इज़ R प्रोपोर्शनल टू 1/A। और इसी चीज़ को अगर हम भाषा के रूप में लिख दें तो ये क्या होता है, ये लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to the length of conductor, and inversely proportional to the क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो इसी चीज़ को हम लोग भाषा के रूप में लिखें कि ये कहता है किसी चालक का प्रतिरोध, कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि आर क्या आपका, आर प्रोपोर्शनल टू एल है। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। और आर प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1/a। ए क्या है आपका? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू L/A। और जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, तो जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आती है, तो ये आपका आता है रो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। क्लियर? ओके, तो ये आपका हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि वेर रो क्या आपका? ये आपका है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो ये आपका हो गया रेजिस्टिविटी कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, चालक की प्रतिरोधकता। तो इसे हम लोग कहते हैं चालक की प्रतिरोधकता। क्लियर? या इसे दूसरा नाम हम लोग ये भी कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये आपका क्या हो गया? विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर? तो ये यहाँ पर रो आपका आ गया। तो रो क्या है कि रो आपका है कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो ये किस पे डिपेंड करता है? इस कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल। ये क्या होता है? ये आपका एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? रेजिस्टिविटी आपका एक कांस्टेंट, एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, और इसे ही हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे। तो चलिए प्लीज़ आप इसको लिख भी लें, तो लिख लें, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। प्लीज राइट। ओके, कंप्लीट। चलिए फिनिश हो गया आपका। चलिए रब करते हैं इसे। तो ये हो गया लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग क्या करते हैं? R इज इक्वल टू रो L/A। R इज इक्वल टू रो L/A। ओके, कंप्लीट। तो ना देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये रो क्या है? रेजिस्टिविटी, कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी, दोनों सेम चीज़ है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, या इसे और आप क्या बोलते हैं? तो आप बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसे किससे डिनोट किया जाता है? तो इसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं, और इसे हम लोग क्या कहेंगे? विद्युतीय प्रतिरोधकता। तो ये आपका हो गया विद्युतीय प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे हम लोग क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर? विशिष्ट प्रतिरोध। तो जैसा कि देखिए, अभी हम लोग जो चीज़ को पढ़े थे वो क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L/A, रो L/A। क्लियर? यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? अगर हम लोग लेंथ को इफ L इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 1 मीटर, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी हम लोग क्या मान लें? 1 मीटर स्क्वायर। और इस दोनों वैल्यू को अगर इसमें पुट कर दें तो आपका क्या बन जाएगा? R इज इक्वल टू रो, R इज इक्वल टू रो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर होता है जब उसका लेंथ कितना हो? तो जब उसका लेंथ 1 मीटर हो
और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर? और इसी चीज़ को हम डिफिनीशन के रूप में लिख देते हैं तो इसका डिफिनीशन बन जाता है। ओके कंप्लीट। तो देखें यहाँ पर क्या हुआ कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो चलिए इसको भी जिक्र कर देते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू द resistance of conductor, equal to the resistance of conductor of length, resistance of length 1 meter and cross sectional area 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये कहता है किसी चालक की, तो ये आपका हुआ किसी चालक की विद्युतीय प्रतिरोधकता, किसी चालक की विद्युतीय प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध चालक के उस प्रतिरोध के बराबर होता है, जब चालक की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो। 1 मीटर स्क्वायर हो तो कुछ नहीं किए, सिर्फ उसको हमने लेंथ को 1 मीटर लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लिया। तो हम क्या देखते हैं कि R इज इक्वल टू क्या हो जाता है? R इज इक्वल टू आपका हो जाता है रो एल बाय ए। और उसी चीज़ को जब हम डिफिनीशन के रूप में लिख देते हैं तो ये आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डिफिनीशन बन जाता है। क्लियर? बाकी देखिए इसके महत्वपूर्ण पार्ट्स में अगर आप जाएं तो चलिए यहाँ पर देखें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसे यूनिट का मतलब एसआई यूनिट। और देखें फार्मूला से निकालते हैं तो यहाँ से फार्मूला को अगर आप रो इक्वल टू लिखें तो रो इक्वल टू क्या होगा? देखिए R इंटू ए बाई एल। तो ये आपका बन जाएगा R इंटू ए बाई क्या हो गया? एल। चलिए अब इसका यूनिट लिख देते हैं। तो जब आप इसका यूनिट लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट आपको होगा ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट हुआ ओम। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर बाय लेंथ का यूनिट मीटर। तो 1 मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपको बच जाएगा इट इज ओम मीटर। तो ये क्या बन जाता है? इसका यूनिट क्या हो जाता है? ओम मीटर। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो इसे हम लोग पढ़ेंगे ओम मीटर। क्लियर? तो ये आपका हो गया ओम मीटर। ओके कंप्लीट। नाउ अगर इसका आप डायमेंशन लिखो तो ये आपका डायमेंशन बनेगा। तो चलिए डायमेंशन भी हम लोग क्या करते हैं? फार्मूला से ही लिखते हैं। और अगर आपको रेजिस्टेंस का डायमेंशन याद है तब तो बहुत ईजी है। तो चलिए अगर रेजिस्टेंस का डायमेंशन नहीं तो फिर आपको V बाई आई करके निकालना पड़ेगा। ओके? और अगर V का भी याद नहीं तो फिर W बाई क्यू करके निकालना पड़ेगा। चलिए तो मेन पॉइंट्स का, तो मेन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन हम लोग याद अगर रखते हैं तो हमें आसानी होती है। चलिए तो चलिए ओम का क्या होगा? तो चलिए यहाँ पर हम लोग रो, तो देखिए यहाँ पर जिसके जस्ट पहले आप रेजिस्टेंस का लिखे थे, रेजिस्टेंस का क्या आया था? तो रेजिस्टेंस का आपको आया था ml2 T-3 A-2। इसमें क्या करना है आपको?
इट इज एल को जोड़ देना है, एल को जोड़ देना, यही आया था ना। क्योंकि अगर आप देखें तो भी पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या था, पोटेंशियल का आपका होता है ml2 t-3 a-1, तो v बाई आई एक इंक्रीज कर जाता है, तो ये आपका बन जाएगा ml2 t-3 a-2 इंटू एल। एल क्यों हम लोग लिए, एल हमने लिया, इट इज मीटर। क्लियर, चलिए सॉल्व करके लिख दें। तो सॉल्व करके जब आप लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा ml2 t-3, सॉरी ml3 होगा, और ये आपको हो गया a-2। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका डायमेंशन हो जाता है। क्लियर। और नेक्स्ट जो आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम बोले थे, रेजिस्टिविटी क्या होता है, एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर कॉपर का रेजिस्टिविटी ये है तो अलग जगह पर भी कॉपर का रेजिस्टिविटी वही होगा। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी हर पॉइंट्स पे सेम होगा। बात समझ गए। तो इस कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल, तो ये आपका होता है कि इट कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल। क्लियर। मटेरियल मतलब इसका माप एक मटेरियल के लिए क्या होता है, स्थिर रहता है। तो एक मटेरियल के लिए स्थिर रहता है। क्लियर। तो ये आपके इस तरीके से ये आपके मेन पार्ट्स हो गए। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। ओके, तो चलिए प्लीज राइट। चलिए ओके कंप्लीट। तो रब करें, तो चलिए इसे रब करते हैं। ओके, चलिए फिनिश। तो चलिए इस तरीके से आपका दो टॉपिक अभी तक आपने देखा है। एक आपने देखा लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस आपको क्या कहता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई, R इज इक्वल टू रो एल बाई। और इतना भी अगर आप याद रखें तो फिर डिफिनेशन आप अपने से बना सकते हैं। चलिए दूसरा आपने देखा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं कंडक्शन के कंडक्टेंस। जैसे उधर आपने पढ़ा रेजिस्टेंस, तो ये क्या होता है आपका, तो इसे हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस, इस कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं। और कंडक्टेंस का हिंदी आपका होता है चालकता। अब यहां पर देखो कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस है क्या। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस जो बेसिकली है, रेजिस्टेंस आपने देखा क्या कहता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करेंट, अपोजेस द फ्लो ऑफ करेंट। बात समझ रहे हैं। और यहां पर ये कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस मतलब जस्ट अपोजिट, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये आपको सपोर्ट करता है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है। मतलब कि अगर हम बात करें इस तरीके से भी अगर आप सोचें कि रेजिस्टिविटी किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। जैसे अगर आप रेजिस्टिविटी ज़्यादा का बात करें तो इंसुलेटर क्या होगा, सबसे कम होगा। और सॉरी सबसे ज़्यादा होगा, कंडक्टर का कम होगा और सेमीकंडक्टर का बीच में होगा। इसी तरीके से अगर हम कंडक्टेंस का बात करते हैं तो कंडक्टर के लिए क्या होगा, क्योंकि कंडक्टर में इजीली फ्लो होता है तो कंडक्टर का सबसे ज़्यादा होगा। अगर हम इंसुलेटर का बात करें तो उसका कंडक्टेंस बहुत कम होगा, न के बराबर होगा। और सेमीकंडक्टर इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्लियर। तो एक्चुअल में ये कर क्या रहा है, तो ये आपको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। बात समझ रहे हैं। तो चलिए डिफिनीशन में आप वो भी लिख सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर
कि द property of a conductor by which it support the flow of electric current. Electric current is called conductance. तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कंडक्टेंस कहते हैं, इसे कंडक्टेंस कहते हैं। कहता है किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का सपोर्ट करता है, तो इसे क्या कहते हैं? उसे चालकता कहते हैं, उसे चालकता कहते हैं। चलिए दूसरा आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कर दें कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कहने का मतलब हुआ किसी चालक के प्रतिरोध की, कि किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। क्लियर? ना चलिए अब इसका यूनिट का बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हो ये यहाँ G इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? तो G इज इक्वल टू क्या हो जाता है? तो ये आपका G हो गया, G इज इक्वल टू हो गया 1/R, G इज इक्वल टू 1/R। क्लियर? अब चलो इसके यूनिट के बारे में सोचते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। क्लियर? इसका यूनिट देखते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट अगर आप बात करें तो यहाँ पर देखो आपका 1/R है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया 1/ओम। क्लियर? तो ये आपका हो गया 1/ओम। या और आप क्या लिख सकते हो? ओम को ऊपर करो, तो ये हो गया ओम इनवर्स। क्लियर? दूसरा आप देखें तो इसे हम लोग कहते हैं मोह, और मोह भी जस्ट आपका उल्टा है। OHM ओम होता है, MHO क्या हो जाएगा? मोह। तो इसका एक यूनिट और भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं साइमन। तो ये क्या हो गया? साइमन। क्लियर? SIMEN। तो इसे हम लोग S से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से 4 यूनिट्स आपको प्राप्त होते हैं, 4 यूनिट्स प्राप्त होते हैं। पहला हो गया 1/ओम, ओम इनवर्स, मोह और साइमन। ना इससे आगे का टर्म अगर हम लोग देखें तो चलिए इसके आगे के टर्म की बात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपको? डायमेंशन। कि इसका डायमेंशन क्या होगा? ओके, इसका डायमेंशन क्या हो सकता है? तो जैसे आप देखो यहाँ पर G इज इक्वल टू 1/R, और अभी जस्ट अगर आपको याद है तब तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से अगर हम लोग कंडक्टेंस G का डायमेंशन लिखें तो ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू 1/m L2 T-3 A-2। क्लियर? और इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका हो गया M इनवर्स L-2 T3 एंड A2। तो इस तरीके से इसका डायमेंशन हो जाता है। क्लियर? तो ये आपका हो गया इट इज कंडक्टेंस, चलिए प्ले राइट।
ओके ओके कंप्लीट। तो चलिए इसे भी रब करते हैं। चलिए ओके, तो ये आपका हुआ कंडक्टेंस। ना इसके बाद वाला टॉपिक देखते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, उधर था आपका रजिस्टिविटी और इधर क्या हो जाएगा आपका, तो इधर आपका होता है कंडक्टिविटी। और इस कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। और कंडक्टिविटी इजकल टू क्या हुआ आपको, तो इसे हम लोग चालकता कहते हैं। क्लियर, तो ये हो गया चालकता। और रजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है आपको, 1 बाय रजिस्टिविटी। 1 बाय रजिस्टिविटी, कि द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो ये आपका हो जाएगा द रेसिप्रोकल, कि द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, सॉरी रजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कंडक्टिविटी कहते हैं। मतलब हुआ कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। क्लियर, तो ये आपको हो गया जैसे सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। अगेन अगर आप इसका यूनिट लिखें तो देखें इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 1 बाय रो। और रो का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हो दिस इज 1 बाय ओम मीटर। क्लियर, तो ये आपका हो गया 1 बाय ओम मीटर। या इसे आप लिख सकते हैं ओम इनवर्स पर मीटर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 1 बाय ओम, 1 बाय ओम को चलिए महो भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, महो पर मीटर। और फाइनली आप एक साइमन भी यूनिट लिए थे, तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर। क्लियर, तो ये हो गया आपको साइमन पर मीटर। नाउ अब इधर देखें तो इसका डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन भी तो 1 बाय रो के बराबर होगा। अगर आपको रो का डायमेंशन याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा L3, ये क्या होगा T-3 A-2। ये आपका रो का होता है और इसको आप सॉल्व कर दें। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू M इनवर्स, इट इज L-3, ये आपका हुआ T-3, ये आपका हुआ A-2। तो ये आपका हो जाता है कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी का यूनिट एंड डायमेंशन। तो चलिए आज थोड़ा सा जो आप लोग पीछे का टॉपिक्स को हम लोग पढ़े, तो पीछे हम लोग क्या पढ़े, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है और कंडक्टिविटी क्या है। तो चलिए यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझे होंगे, और तो प्लीज़ आप इसे राइट करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके कंप्लीट, रब करें। तो चलिए इसे रब कर देते हैं।
तो ना देखिए यहाँ तक इसमें अभी तक जो हम लोग पढ़े तो ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट था, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स के भी बहुत अच्छे अच्छे पार्ट आते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स को भी बहुत अच्छी तरीके से अगर आप देखेंगे तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में इसके क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए हम उस पर थोड़ा जिक्र करते हैं कि आखिर किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं और किस तरीके से आप उसे सॉल्व करते हो। क्लियर? ओके, तो चलिए यहाँ पर देखें। चलिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले शुरू करते हैं और गौर से ध्यान देंगे, क्योंकि इसके इसका जो थ्योरी का पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा नहीं होता है। और आपने जब यहाँ तक पढ़ा तो आप भी समझ गए होंगे कि इसका थ्योरी उतना मुश्किल भरा नहीं होता है, आप इजली इसको तैयार कर सकते हैं। तो अब न्यूमेरिकल का भी जिक्र कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरीके से होगा। जैसे आप देखो यहाँ से अब भी हम लोग पढ़े थे R इज इक्वल टू क्या पढ़े, क्या होता है आपका, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। कि जैसे मान लो कि यहाँ पर हम इस तरीके से बात करने जा रहे हैं कि कोई कंडक्टर एक दिया हुआ है, उसका लेंथ भी दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है, और अगर उसे हम खींच के बड़ा कर दें या छोटा कर दें तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, क्लियर? तो उसी तरीके से ये हम सोचना शुरू करते हैं। तो अगर हम उसको खींचते हैं कि जैसे कोई भी वायर आप हाथ में ले लो और उसे खींचो, तो जब आप उसे खींचेंगे तो क्या होगा, उसका लेंथ तो बढ़ेगा, लेकिन लेंथ अगर बढ़ेगा तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया घटते जाता है। कि सिंपल आप कंडक्टर कहो कि नहीं, कॉपर में तो पता नहीं चल पाता है, रबर में तो पता चलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप रबर का यूज कर सकते हैं कि जैसे आप रबर को हाथ में पकड़ते हैं और उसकी लंबाई को खींच के लंबाई को बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे वो पतला होते जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घटते जाता है। लेकिन वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, क्योंकि उसी वॉल्यूम को आप खींच रहे हो। चलिए, तो चलिए इसी बेस पर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। और जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट, तो चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं कि चलिए हम लेंथ से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेंथ से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप देखो ये क्या बन गया, तो ये आपको बन गया रो एल स्क्वायर बाय क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ को क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम। अब एक मटेरियल के लिए मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए, अगर मटेरियल चेंज हुआ तब तो फिर दूसरा बात आ जाएगा। लेकिन अगर मटेरियल चेंज नहीं होती है तो ये यहाँ पे इफ रो क्या है आपका, रो भी सेम है और वॉल्यूम क्या है, तो ये भी आपका। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो उस स्थिति में आप देखो क्या लिख सकते हो, R प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, R प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, क्लियर? और अगर ये R प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है तो दो सिचुएशन के लिए अगर हम इक्वेशन बनाए तो ये हम क्या लिख सकते हैं कि R1 बाय R2 बाय क्या हो जाएगा आपका, L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर, L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर, क्लियर? नाउ देखिए अब हम क्या करने हैं, अब हम इफ इसी चीज को लेके थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं कि इफ लेंथ ऑफ वायर इज increased by n times, तो n टाइम्स कहता है हम इंक्रीज कर देते हैं। कहने का मतलब कैसे, खींच के स्ट्रेच करके। कहता है यदि तार की लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाता है, मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में सिर्फ लेंथ का बात कर रहा है, एरिया का बात ही नहीं कर रहा है। बात समझ गए? तो उस टाइप में अब यहाँ से देखो, जब आप लेंथ को बढ़ाओगे, कितना टाइम्स बढ़ा रहे हो, n टाइम्स जब आप लेंथ को बढ़ा देते हैं तो L2 इक्वल टू अगर हम लिखें तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू L1, क्योंकि पहले लेंथ कितना था, तो पहले आपका लेंथ था L1, आपने खींचा और खींच के उसको n इंटू L1 के बराबर कर दिया, क्लियर? चलिए इसको इसमें पुट कर दीजिए। जब आप इसको इसमें पुट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा R1 बाय R2, ये तो आपका L1 स्क्वायर था ही, ये कितना हो गया n इंटू L1 का होल स्क्वायर, क्योंकि L2 स्क्वायर है, n इंटू
और अगर इसे आप सॉल्व करें तो ये हो गया L1 स्क्वायर, ये हो गया L1 स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से L1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच गया, इट इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, और ये आपको बच गया 1/n स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से देखो तो R2 बराबर आपको क्या मिल रहा है, तो ये R2 बराबर मिल रहा है आपको n स्क्वायर R1। अब थोड़ा सोचना कि जैसे अगर आपको कहता है एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, हम इसे खींच के दुगना कर देते हैं। खींच के क्या कर रहे हैं, दुगना कर दे रहे हैं। दुगना करने का मतलब n इज इक्वल टू क्या हो गया 2, हम दुगना कर दिए। जब आप दुगना कर देंगे तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो यहाँ पर n स्क्वायर R1, 2 स्क्वायर इंटू 10 मतलब 4 इंटू 10 40 ओम। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली आंसर दे सकते हैं, और क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली मिल जाते हैं जो कि आपको 1 मार्क्स में भी पूछ देता है। तो 1 मार्क्स में अगर पूछता है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। क्लियर? दूसरा चलिए एक टॉपिक पे और जिक्र करते हैं इस पे, क्योंकि पूरा टॉपिक आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, तो फिर आज की क्लास और फिर नेक्स्ट क्लास मिला के सारे को सॉल्व करेंगे। सारे टॉपिक हर एक पॉइंट्स पे जिक्र करेंगे आपसे, हम किसी भी पॉइंट्स को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज के पहले भी आप अगर गौर से देखते होंगे और एनसीईआरटी बुक्स को अगर आप देख रहे हैं तो आपको लगा होगा, ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमने जो आपको बताया उसके आधार पर बोल रहे हैं, तो आपको ये फीलिंग्स होगा कि एनसीईआरटी से ज़्यादा आपको मिल सकता है, कम नहीं मिल सकता। कि एनसीईआरटी का सारा हर एक टॉपिक इसमें इन्वॉल्व है, मतलब कोई भी टॉपिक आपका छूटा हुआ नहीं रहेगा। क्लियर? तो आप इस तरीके से सिर्फ नोट्स को भी पढ़ेंगे तो आपका वर्क बहुत अच्छा होगा और आप एक भी क्वेश्चन छोड़ने के मूड में नहीं रहेंगे एग्जाम में। क्लियर? अब यहाँ पर देखो तो ये बन गया। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि इफ लेंथ ऑफ वायर, if length of wire is increased by 10%। चलिए अब हम परसेंट लेके आपको समझा रहे हैं कि हमने 10% से बढ़ा दिया, तो कहता है यदि तार की लंबाई को 10% से बढ़ा दिया जाता है, तो चलिए 10% से बढ़ा दीजिए। 10% से बढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा, पहले तो L1 था, बाद में क्या होगा, तो ये L2 हो गया। पहले L1 था और आपने कितना बढ़ा दिया, L1 का 10% आपने बढ़ा दिया, तो ये आपका हो जाएगा L1 इंटू 10/100, 10%। क्लियर? तो 10/100 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो ये आपका हो गया इट इज L1 प्लस 0.1 L1, और ये आपको मिल जाएगा 1.1 L1। क्लियर? हमने सॉल्व कर दिया, 0 0 कैंसिल। ओके, L2 हमने निकाल लिया, और जब आपने L2 निकाल दिया तो फिर इसी फार्मूला का यूज करेंगे, और जब आप इस फार्मूला का यूज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखें यहाँ पर R1/R2 इट इज इक्वल टू L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर। क्लियर? अगेन L1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको बच जाएगा 1.21, क्योंकि 1.1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1.21। और इससे आप R2 निकाल सकते हैं कि ये R2 कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 1.21 R1। और अगर आपको यहाँ पर बोला जाए परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, तो अगर हम लोग परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। तो ये आपका बनेगा प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। तो चलिए प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, तो ये आपका हो जाएगा, आप जानते हैं हम पहले भी आपसे अपने क्लास में जिक्र किए हुए हैं कि इसको जस्ट हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हमें
चलिए प्रॉफिट ही हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कितना बढ़ रहा है, तो ये बढ़ने का मतलब आपका होगा इट इज इक्वल टू, पहले R1 था बाद में R2 हो गया, तो बाय R1 इट इज ओरिजिनल वैल्यू, इंटू क्या लिखेंगे, इंटू 100%, इतना ये बढ़ेगा। ओके कंप्लीट। नाउ चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 1.21 R1 माइनस R1 बाय क्या होगा, R1 इंटू 100%। अब आप गौर से देखो, ये यहाँ से R1 को आप कॉमन निकालो, तो ये जब R1 को कॉमन निकालेंगे तो ये हो गया 1.21 माइनस क्या होगा 1 बाय R1 इंटू कितना निकला 100%, R1 कैंसिल, R1 कैंसिल। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपका। अब यहाँ से देखो तो 1.21 माइनस 1 कितना बचेगा, तो ये आपको बच गया 0.21 इंटू कितना हो रहा है 100%, मतलब कितना निकला 21%। 21% की अगर आप वायर की लंबाई को 10% से बढ़ा देते हो तो आपका परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा 21%। 21%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर लेंथ को घटाता भी है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, और लेंथ को इसमें भी अगर आप परसेंटेज डिक्रीज भी करें तो पर भी आप सॉल्व करके इसे निकाल सकते हैं। चलिए प्लीज राइट। क्लियर, ओके कंप्लीट। तो चलिए आप इसको लिख ही लिए हैं, और जैसा कि हम पहले भी आपसे बात किए थे कि आज एक ही दिन में आपका इसके टोटल पॉइंट्स के बारे में हम आपसे जिक्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अभी 2-4 पॉइंट्स और बचे हुए हैं, और सारे पॉइंट्स पर हम एक एक करके आपसे जिक्र करेंगे। तो चलिए आज यहाँ तक हम आपको बताए और अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, समझे भी होंगे। तो ये समझे भी होंगे मतलब हम अभी अपने सोच के बोल रहे हैं कि नहीं, आप समझ गए होंगे। अगर आप ना समझे हों तो पहले भी बात किए हैं कि बाय यूजिंग एनी सोर्स यू कैन आस्क, आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालें तो हम रिप्लाई करेंगे, हम जवाब आपको देंगे। जिस तरीके से भी आप हमसे पूछेंगे हम उस तरीके से आपको जवाब देंगे। इसके पहले भी हम अपना फ़ोन नंबर भी हम दिए थे कि यू कैन, आप डायरेक्ट भी टॉक कर सकते हो, डायरेक्ट भी टॉक कर सकते हो 9693733397। क्लियर। तो चलिए मन लगाकर पढ़ते रहें, इसी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें। और अगर हम अपने लिए बात करें तो अपने लिए हर टॉपिक्स में आपको बोलते हैं कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वो तो किए हुए हैं, और अगर कोई पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर एक क्लास का वीडियो निरंतर आपके नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।